तो सोलो लेवलिंग वापस आ चुका है अपने धमाकेदार सीजन 2 के साथ, जिसके एपिसोड 1 को आज हम डिटेल में समझेंगे। एपिसोड की शुरुआत होती है जिनवू से, जो कि अपनी जॉब चेंज क्वेस्ट खत्म करके डंजन से बाहर आ चुका है। जिसके बाद भाई एकदम घोड़ा बेचकर सो रहा था, तभी दोपहर के 2 बजे उसकी बहन का फोन आता है कि आज उसका पेरेंट्स टीचर कॉन्फ्रेंस है और उसे 5 बजे तक स्कूल पहुंचना होगा। जिसके बाद जिनवू फटाफट उठता है और अपनी बहन से कहता है कि वो घबराए नहीं, वो टाइम से पहुंच जाएगा। लौंडा फिर अपना बन ठन के जिना के स्कूल पहुंच जाता है। जिनवू के ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर जिना कहती है, तुम हो कौन? तुमने पुराने वाले सन जिनवू के साथ क्या किया? मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि कोई इंसान इतना बदल सकता है। जिस पर जिनवू कहता है, मैं तुम्हारे टीचर से मिलने वाला हूँ, तो तुम्हें लगा कि मैं ट्रैक सूट और चप्पल पहन कर आऊंगा। जिना और जिनवू जब कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ बढ़ रहे थे, तो गैलरी में प्रेजेंट सारी लड़कियां जिनवू पर फिदा हो रही थी, उसकी फिजिक और आई कैचिंग पर्सनैलिटी को देखकर। जिना कहती है, वैसे तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है ना, तो तुम इतनी रात तक बाहर करते क्या हो? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी किसी क्यूट हाई स्कूल की लड़की के साथ सेटिंग करवा सकती हूँ। जिनवू जिना का गाल खींचते हुए कहता है, बकवास बंद करो। जिनवू फिर पेरेंट्स टीचर कॉन्फ्रेंस रूम में एंटर करता है। जिना की होम रूम टीचर कहती है, जिना के ग्रेड्स और उसका दिल दोनों बहुत अच्छा है, इसलिए तुम्हें उसकी चिंता बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। वो इस स्कूल के लिए एक मॉडल स्टूडेंट है, इसलिए मुझे उसके फ्यूचर की भी चिंता नहीं है। शायद तुम्हें पता ही होगा कि उसका गोल एक मेडिकल स्कूल अटेंड करना है और उसके ग्रेड वगैरह भी आउटस्टैंडिंग है, तो वो अपने गोल को डेफिनेटली हासिल कर सकती है, इसलिए तुम उस पर किसी भी तरह का प्रेशर मत डालना। जिना की होम रूम टीचर फिर आगे कहती है, मैंने सुना है कि तुम हंटर हो, तो इमेजिन करो किसी रोज जिना भी अवेकन हो जाए, तो क्या तुम उसे हंटर बनने दोगे? जिस पर जिनवू तुरंत मना कर देता है। होम रूम टीचर जिनवू से आगे कहती है, अगर तुम्हारे लिए कोई दिक्कत ना हो तो क्या तुम मेरे ऊपर एक एहसान कर सकते हो? फिर बाद में उसकी मुलाकात हान सॉन्ग से होती है, तब उसे याद आता है कि ये वही लड़की है जो उसके साथ रेड में हिस्सा ली थी। मतलब कि रेड में साथ नहीं थी, बस केवल उस पार्टी का हिस्सा थी। जिनवू के मिलने पर हान सॉन्ग कहती है, ये हो क्या रहा है? जिनवू कंफर्म करता है, क्या वो उसकी बहन की दोस्त है? जिस पर सॉन्ग कहती है, हाँ ये तो जीना है, तुम उसके बड़े भाई हो क्या? हान सॉन्ग फिर आगे कहती है, मुझे ये नहीं पता कि टीचर ने तुमसे क्या कहा है, पर अब मुझे स्कूल जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं हंटर ही बनूंगी। जिस पर जिनवू आगे कहता है, तुम ई रैंक हंटर हो ना? तुम्हें पता है ना कि रेगुलर अटैक्स मैजिक बीस्ट पर काम नहीं करते हैं, तुम्हें उन्हें मैजिकल टूल से हराना पड़ता है। तो तुम अगर वेपन्स खरीदती हो तो वो फाइट्स के बाद घिस जाएंगे, इसलिए तुम्हें हर बार नए टूल्स खरीदने पड़ेंगे। यही रीजन है कि ई रैंक हंटर्स प्रॉफिट नहीं कमा पाते। सॉन्ग कहती है, अगर तुम यहाँ मुझे लेक्चर देने आए हो तो भूल जाओ, तुम भी तो मेरी तरह ई रैंक हंटर ही हो। जिनवू फिर आगे कहता है, घबराओ मत, मैं तुम्हें यहाँ हंटर बनने से रोकने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तुम्हारी एक एक्सीलेंट हंटर बनने में मदद करूंगा। सीन शिफ्ट होता है एयरपोर्ट पर और हम देखते हैं कि वहाँ वोंग डोंगसो, जो कि अमेरिका से साउथ कोरिया अपने भाई के मर्डर का बदला लेने आ चुका है, और क्या पता भाई के साथ साथ वो अपनी खुद की कब्र भी खुदवा कर जाए, वी नेवर नो। डोंगसो का स्वागत करने के लिए वहाँ एयरपोर्ट पर हंटर एसोसिएशन के एजेंट जिनचुल प्रेजेंट था, क्योंकि भाई बात ऐसी है कि जब एस रैंक हंटर अमेरिका से साउथ कोरिया आए तो जाहिर सी बात है कि हंटर एसोसिएशन की सर्विलांस टीम के कान तो खड़े होने ही थे। जिनचुल बड़े प्यार से पूछता है, आप कब तक साउथ कोरिया में रुकने वाले हो? डोंगसो कहता है, मुझे ये कंट्री वैसे भी पसंद नहीं है, इसलिए जैसे ही मेरा काम खत्म हो जाएगा मैं यहाँ से चला जाऊंगा। जिनचुल फिर कहता है, तुम अपने देश से गद्दारी करके अमेरिका में बस गए, तो अगर तुम वापस कोरिया आए हो तो इसका मतलब ये है कि ये बात जरूर जिनवू और जिन्हो से रिलेटेड है। क्यों, मैंने सही कहा ना? डोंगसो कहता है, जब तुम्हें ये बात पता है तो फिर पूछ क्यों रहे हो? क्या तुम मुझे रोकने के लिए आए हो यहाँ पर? जिनचुल कहता है, मैं तो बस अपना काम कर रहा हूँ। सीन शिफ्ट होता है जिनवू और सॉन्ग की तरफ, जहाँ ये दोनों एक गेट के पास पहुंच चुके हैं और वहाँ पर इनकी मुलाकात आन और यून से होती है। आन वही है जो जिनवू को व्हाइट टाइगर गिल्ड ज्वाइन करने के लिए कन्विंस करने आया था सीजन 1 में। यहाँ पर आन को जिनवू ने ही कॉल किया था ताकि वो उनके नए हंटर्स के लिए जो ट्रेनिंग ग्राउंड है वहाँ पर विजिट कर सके, और यही नहीं, इवन जिनवू उस ट्रेनिंग में सॉन्ग को भी अपने साथ ले जाना चाह रहा था। आन को लग रहा था कि जिनवू ने कॉल किया, इसका मतलब वो हमारे गिल्ड में इंटरेस्टेड है। आन फिर जिनवू को गेट के बारे में बताता है कि यह सी रैंक गेट है, जिसमें कि 1 ए रैंक, 7 बी रैंक और 4 सी रैंक के हंटर है, और इस टीम को ए रैंक हंटर किम चुल लीड करेगा। जिनवू सोचता है, चलो अच्छा है, इन हाई रैंकिंग हंटर्स के साथ काम करने पर सॉन्ग को भी अंदाजा हो जाएगा कि वो कितनी कमजोर और पावरलेस है डंजन्स के अंदर। जिसके बाद धीरे धीरे सारे हंटर्स डंजन में एंटर करने लगते हैं और सबसे लास्ट में जिनवू एंटर करता है। और भाई जैसे ही जिनवू एंटर करता है वो समझ जाता है कि इस डंजन में कुछ तो गड़बड़ है, और ये फीलिंग उसे पहली बार डंजन में एंटर करते हुए फील हो रही थी। जिसके बाद जिनवू आन से कहता है कि उसे तुरंत स्ट्राइक स्क्वाड बुलानी चाहिए, और इतना कहते ही वो गेट जिनवू को भी अपने अंदर सक कर लेती है, और ये गेट जो अब तक सी रैंक गेट था अब रेड गेट में ट्रांसफॉर्म हो चुका था। जिसके बाद आन स्ट्राइक स्क्वाड को कांटेक्ट करने की बजाय सीधा व्हाइट गिल्ड के मास्टर एस रैंक योनहो को कॉल कर देता है, जिस पर योनहो कहता है कि अगर ये बात सच है तो उसे खुद वहां आकर देखना होगा। सीन शिफ्ट होता है हंटर्स की तरफ, जो कि एंटर तो डंजन में किए थे
पर अब वो किसी अनजान डायमेंशन में पहुंच चुके थे और इवन जिस गेट से वो एंटर किए थे वो भी गायब हो चुका था। जिनचुल ए रैंक हंटर बोलता है, तुम में से कुछ को अब तक पता चल गया होगा कि हम रेड गेट के अंदर हैं। सॉन्ग पूछती है ये रेड गेट क्या होता है। जिनवू कहता है एक स्पेशल गेट जो कि हमें दूसरे डायमेंशन से कनेक्ट करता है, जिसमें अगर तुमने एक बार कदम रखा तो तुम्हारा सारा कनेक्शन बाहरी दुनिया से अपने आप कट जाएगा और यहाँ से तुम तब तक बाहर नहीं निकल सकते जब तक तुम बॉस को हरा ना दो या फिर डंजन ब्रेक ना हो जाए। तभी वहाँ एक उड़ता हुआ तीर सॉन्ग की तरफ आता है जिसे एकदम लास्ट मोमेंट पर जिनवू पकड़ लेता है। उसी समय एक दूसरा तीर पास में खड़े हंटर को लग जाता है और इन हंटर्स पर ये तीर दूर ट्री पर खड़े आइस एल्फ छोड़ रहे थे और इनके दूर होने की वजह से जिनवू उनके प्रेजेंस को भाप नहीं पाया था। आइस एल्फ ये नाम इन्हें उन लोगों ने दिया था जिनका इन क्रिएचर्स से सामना नहीं हुआ था, पर जिन हंटर्स का सामना इन क्रिएचर्स से हुआ है वो इन्हें आइस लेयर्स के नाम से जानते हैं और ये आइस लेयर नाम उनके खूंखार तरीके से हंटर्स को मारने के लिए दिया गया था। जिनवू रियलाइज करता है कि आइस लेयर्स बहुत चालाक हैं। उन्होंने पहले उन लोगों पर अटैक किया जो एकदम वीक थे और वो ये भी सोच रहा था कि अगर इस गेट में वो 2 महीने पहले आया होता तो उनके तीर के निशाने पर वो खुद होता। किम चुल अपने आप को फिर इंट्रोड्यूस करता है और आगे कहता है क्योंकि अब सबको पता चल चुका है कि हम रेड गेट के अंदर हैं तो मैं ध्यान रखूंगा कि सब सही सलामत वापस पहुंच जाएं। पर मैं ऐसा कोई भी प्रॉमिस नहीं करने वाला जिससे मैं पूरा ना कर पाऊँ। हमें कई महीनों तक इंतजार करना पड़ सकता है इस डंजन ब्रेक के लिए और उस समय तक ये जरूरी नहीं है कि हम सभी सरवाइव कर पाएं। कोई भी रेड गेट कम से कम बी रैंक का तो होता ही है और ऐसी खतरनाक जगह पर सबको एक साथ एक टीम में मैनेज कर पाना मुश्किल होगा, इसलिए मैं एक अलग टीम बनाने जा रहा हूँ जो मेरे साथ डंजन क्लियर करेगी। ये सुनकर जिनवू शॉक हो जाता है। जिनचुल फिर आगे कहता है अगर हम यहाँ रुके तो हम सब या तो ठंड से मर जाएंगे या फिर आइस लेयर्स हम पर दोबारा अटैक करेंगे और अगर तुम में से कोई भी मुझे ज्वाइन नहीं करना चाहता तो कोई बात, मैं अकेले ही ये डंजन क्लियर करने निकल जाऊंगा। तो बताओ कौन कौन मेरे साथ है। सभी हंटर्स आपस में डिस्कस करके धीरे धीरे सब जिनचुल की टीम को ज्वाइन करने लगते हैं। पर रुको, ये इतना सिंपल नहीं था जितना दिख रहा था। जिनचुल के अकॉर्डिंग उसके यूनिट में वो हंटर्स ज्वाइन नहीं कर सकते जिनकी रैंक सी या उससे कम है, क्योंकि उसे ये नहीं पता था कि कितना समय लग सकता है डंजन को क्लियर करने में। तो वो ऐसे किसी भी हंटर्स को अपनी टीम में शामिल नहीं कर सकता जो उसकी स्पीड को स्लो करे। तभी उनमें से एक हंटर जो कि बी रैंक की थी वो किम चुल की टीम को छोड़कर जिनवू और बाकी लो रैंक के हंटर्स की टीम को ज्वाइन कर लेती है, जिसे देखकर किम चुल भी सोच में पड़ जाता है कि ये आखिर कर क्या रही है, कहीं इसे इन पर तरस तो नहीं आ रहा है। रियलिटी पर कुछ अलग थी। बात ये थी कि उस बी रैंक के हंटर ने ऑलरेडी ये नोटिस कर लिया था कि जो एरो किम चुल देख भी नहीं पाया था उसे जिनवू ने बड़े आराम से अपने एक हाथ से पकड़ लिया था और उसे ये भी पता था कि जिनवू कोई मामूली हंटर तो नहीं है और ई रैंक तो बिल्कुल नहीं। टीम 2 हिस्सों में बंटने के बाद एक दूसरे को गुड बाय बोलकर दोनों टीमें अलग अलग रास्ते चले जाते हैं, जिसमें कि किम चुल की टीम क्लियर रास्ता चूज करती है और जिनवू की टीम पेड़ों वाले रास्ते से आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर आगे बढ़ने पर किम चुल नोटिस करता है कि पेड़ों पर आइस बियर के पंजों के निशान थे। इसका मतलब ये था कि पेड़ों वाला इलाका आइस बियर्स का था और जिस रास्ते जिनवू और उनकी टीम जा रही है उनका सामना आइस बियर्स से होना पक्का था। किम चुल फिर कहता है हमने ई रैंक वाले ग्रुप को बेसिकली पेड़ों में मरने के लिए छोड़ दिया है। किम चुल को एक बात अजीब लगी कि उस ग्रुप में बी रैंक पार्क हीजिन और सी रैंक के होते हुए भी उस ग्रुप का लीडर रैंक ई का बंदा कैसे है। तभी वहाँ किम चुल के ग्रुप का सामना 3 आइस बियर से होता है, जिस पर किम चुल कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम लोग अभी केवल जिंदा रहने पर फोकस करो, फाइट का मैं देख लूंगा। तभी उनमें से एक बियर उन पर अटैक करता है, जिसको कि किम चुल अपने शील्ड से रोककर उसके पंजों को पहले जख्मी करता है और फिर अपने स्वॉर्ड से उस बियर के 2 टुकड़े कर देता है। बाकी बचे 2 आइस बियर को भी वो आसानी से निपटा देता है। वहीं दूसरी तरफ जिनवू के टीम में पार्क नोटिस करती है कि पेड़ों पर आइस बियर्स के क्लॉज के निशान है। इसका मतलब ये है कि अगर वो इससे आगे बढ़े तो उनका सामना आइस बियर्स से होना तय है, जिस पर जिनवू कहता है इसीलिए हमें इसी रास्ते से आगे बढ़ना चाहिए ताकि हमें केवल आइस बियर्स का सामना करना पड़े, ना कि आइस एल्फ का। पार्क कहती है तुमने सही कहा, मैंने इतनी दूर तक का सोचा नहीं था। जिसके बाद वहाँ ठंड होने की वजह से जिनवू अपने सिस्टम के इन्वेंट्री से सभी के लिए गर्म कपड़े निकालता है, जिसे देखकर सब शॉक हो जाते हैं क्योंकि किसी भी हाई रैंकिंग हंटर्स के लिए 2 या 3 आइटम से ज्यादा स्टोर कर पाना पॉसिबल नहीं था। सॉन्ग कहती है सच में तुम हो कौन। जिनवू सॉन्ग से कहता है मैं तुम्हें इस जगह पर लेकर आया हूँ तो ये मेरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम्हें सेफ रखना है मुझे, बस इन रिटर्न मैं ये चाहता हूँ कि तुम कोई भी सवाल मत पूछो। और यही सेम रिक्वेस्ट वो बाकी हंटर्स से भी करता है कि कोई उससे ये ना पूछे कि वो कैसे किया। तभी वहाँ पर इनका सामना भी आइस बियर के झुंड से होता है और यहीं पर सीन शिफ्ट होता है योनहो की तरफ, जो कहता है कि अगर हम लकी हुए तो ए या बी रैंक के कुछ ही हंटर इस गेट से जिंदा लौट पाएंगे। आन फिर आगे कहता है कि एक्चुअली उस टीम में एक बंदा और है जो इस गेट में एंटर किया है और उस हंटर पर काफी समय से उसकी नजर भी थी। योनहो ये सुनकर शॉक हो जाता है और पूछता है कौन है वो, उसका रैंक क्या है। फिर जिनवू और उसकी रैंक सुनकर भाई निराश हो जाता है। आन ये भी कहता है कि वो श्योर है कि जिनवू की रीअवेकनिंग हुई है, जिस पर योनहो कहता है क्या तुम श्योर हो, तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा ना कि तुम इसका अनुमान लगा रहे हो। जिस पर आन कहता है वैसे अब तक तो मैं गैस ही कर रहा हूँ। योनहो फिर कहता है तब तो अब सारा भरोसा किम चुल पर ही है। तभी वहाँ पर एक कार आती है
और उस कार से डोंगसो और जिनचुल निकलते हैं। डोंगसो को देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि अमेरिका का एस रैंक हंटर कोरिया के जमीन पर क्या कर रहा है। डोंगसो कार से निकलते हुए कहता है, मैं श्योर था कि ये सी रैंक का गेट है, तो क्या यहाँ ए रैंक या फिर किसी और लेवल का गेट अपीयर हो गया। डोंगसो फिर आगे कहता है, क्या बात, व्हाइट गिल टाइगर की महान हस्ती यहाँ क्या कर रही है, मुझे लगा नहीं था कि मेरी मुलाकात तुमसे हो जाएगी। योनो पूछता है, तुम यहाँ कोरिया में क्या कर रहे हो, तुम्हें तो स्टेट में होना चाहिए था, तुम यहाँ कोरिया में क्या कर रहे हो, हमारे इलाके में। जिस पर डोंगसो कहता है, तुम्हारा इलाका, वैसे मुझे भी तुमसे एक बात पूछनी है, तुमने ई रैंक जैसे लूजर को अपने गिल्ड में हायर क्यों किया, तुम सोच क्या रहे थे। योनो कहता है, ई रैंक, तुम किसकी बात कर रहे हो। डोंगसो कहता है, संग जिनवू की बात कर रहा हूँ, जो इस गेट के थ्रू डंजन में एंटर किया है। ये सुनकर योनो भी शॉक में पड़ जाता है कि डोंगसो भी जिनवू के पीछे क्यों पड़ा है। जिनचुल मनी मन कहता है, जिनवू तुम बहुत लकी हो, इस समय डोंगसो किसी का कुछ नहीं उखाड़ सकता जो रेड गेट के दूसरे साइड हो। अब देखना ये है कि क्या तुम इतने लकी हो कि तुम इस रेड गेट से बाहर निकल पाओ। वहीं दूसरे साइड हम देखते हैं कि जिनवू, जो कि अपने हाथों से ही कई आइस बियर्स को अब तक ढेर कर चुका है, जिसके बाद इनके सभी ग्रुप मेंबर्स मस्त टेंट और आग जलाकर बियर के मीट का आनंद उठा रहे थे। जिनवू अपना मील एंजॉय करके एक केव के पास पहुंच जाता है, जहां आइस बियर्स का एक बड़ा झुंड और उनका लीडर प्रेजेंट था। जिसके बाद जिनवू पहली बार अपनी शैडो आर्मी को कॉल करता है। सभी आर्म सोल्जर्स आने के बाद एंट्री होती है इग्रिस की। अब यहाँ आइस बियर्स और जिनवू के शैडो आर्मी की जंग शुरू होती है। फाइट में इग्रिस को छोड़कर सभी सोल्जर्स इन्वॉल्व थे, जो कि मरने के बाद तुरंत रीजनरेट हो जा रहे थे, जिससे कि जिनवू का माना भी बहुत तेजी से ड्रेन हो रहा था। फाइनली सारे आइस बियर्स को हराने के बाद एंट्री होती है आइस बियर के लीडर की, जो कि बहुत आराम से जिनवू के सभी शैडो सोल्जर्स को मार देता है। और क्योंकि अब जिनवू के पास इस पॉइंट पर कोई भी माना नहीं बचा था उन्हें रिस्टोर करने के लिए, इसलिए वहाँ पर एंट्री होती है कमांडर इग्रिस की, जो कि बहुत आराम से एकदम मक्खन की तरह आइस बियर के लीडर को डिफीट कर देता है। इग्रिस को फाइट करते हुए देखकर जिनवू सोचने लगता है कि अगर उसे फाइट करते समय इग्रिस पूरा टाइम अपने स्वॉर्ड का यूज कर रहा होता, तब इग्रिस पक्का उसे मार देता। और भाई को अब भी लग रहा था कि इग्रिस अभी भी उससे स्ट्रॉन्ग है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं रैंक ए कैप्टन किमचुल की सारी टीम मारी जा चुकी है और अकेला वही बचा है, क्योंकि उसके टीम का सामना हुआ था आइस एल्फ से। और एट द एंड वो अपना पिछवाड़ा उठाता है और वहां से भाग लेता है। यहीं पर एपिसोड फर्स्ट समाप्त हो जाता है, या कह लो एपिसोड 13 समाप्त हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।